डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि कौन सी मल्टीनेशनल कौन सी अच्छी कंपनी है जिसकी आप मेडिसिन लिखेंगे तो इफेक्टिव होगी। ठीक, बजाय आप जेनरिक नाम लिखने लगें तो बाहर से तो कंपनियों की मनमानी होगी। जो 2 नंबर कंपनियां हैं वो अपनी ड्रग्स वहाँ पे लोगों को देंगे, मेडिकल स्टोर से आप अपनी मर्जी की दवाइयाँ लोग लेके जाएंगे। हालांकि हम एक ट्रेड नेम लिखते हैं, उसके बावजूद अगर ये लोग चेंज करते हैं तो आप बताएं हम अगर जेनरिक नेम लिखना शुरू कर दे फिर तो 100% में ये 2 नंबर दवाइयाँ मार्केट में मिलेंगी, लोगों की मनमानी होगी। बाकी देखें रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे हमारे गिलगित में जो एक है वो अपनी तरफ से तो कर रही है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस का वो निज़ाम नहीं है कि आप जाके देखें कि कौन से स्टोर में कौन सी दवाई बिक रही है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट दवाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी ओपन लेबल जो हम कहते हैं मिलती है, नेट की दवाइयाँ हैं। गिलगित में सैनिटेशन या पानी का सिस्टम जो है ना वो इस वक्त अगर मेरी मर्ज़ी होती है ना मैं इन जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे ना उन सब पे मैं बैन करके जेल भिजवा देता जो इसके ज़िम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईबेक्स मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। आज का प्रोग्राम भी गिलगित बल्तिस्तान के सेहत के मुतालिक है। गिलगित बल्तिस्तान में जो सेहत के हवाले से जो अहम मसला है वो गिलगित बिलखुसूस गिलगित शहर और अमूमी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का पानी का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान को पानी का मंबा भी करार दिया जाता है, उसके बावजूद यहाँ के जो मकीन है वो साफ़ पीने के साफ़ पानी उनको मुयस्सर नहीं होता, जिसकी वजह से वबा की शक्ल में जो पानी से मुतालिका जो बीमारियाँ हैं वो फूट जाती हैं। और हमने देख लिया माजी में भी कि गाँव की सतह पर भी बड़ी तादाद में इस किस्म के केसेस सामने आते रहे। और पानी से इसके अलावा किस किस्म की बीमारियाँ सामने आती है, पानी को इससे बचाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। और इसके अलावा हालिया दिनों में वफाक से या इस्लामाबाद से एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें डॉक्टरों को इस बात का पाबंद किया गया कि वो किसी भी बीमारी का जो कंपनी का नाम है वो मत लिखे, बल्कि सिर्फ उसका फार्मूला लिखे। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर शान आलम, जो गिलगित बल्तिस्तान के पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट है। और इस वक्त मुल्क भर में जो कैंपेन चल रही है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का, उसके जीबी सतह पर उसके फोकल पर्सन भी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। पहला मेरा आगाज़ इधर से करते हैं कि जो एक लेटर हालिया दिनों जारी हो गया था कि डॉक्टरों को फार्मूला लिखना चाहिए, वो कंपनी का नाम न लिखे, इससे कंपनी की तशहीर होती है या डॉक्टरों की किसी न किसी तरीके से मुतालिका कंपनी से कोई गठजोड़ सामने आता है। बुनियादी तौर पर यह था, क्या असरात पड़ सकते हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने सबसे पहले तो मुझे इनवाइट किया है कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात करने के लिए जिन पे मैं डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आपने पूछा कि कंपनीज़ के हवाले से जो एक नोटिफिकेशन हुआ, ये देखिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी ने इसको एज ए जोक के तौर पे लिया। अच्छा, इसकी वजह ये है कि देखिए एक सरासर एक मैं कहता हूँ एक मजाक के तौर पे एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें डॉक्टर्स को उन्होंने बॉन्ड करने की कोशिश की है, वो भी फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कि आप जो है वो जेनरिक नाम लिखें। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन आलमोस्ट कोई 786 या उससे भी ज़्यादा कंपनीज़ है जो यहाँ बड़ी जो मेडिसिन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक, अब आप देखें कि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि इस तरह हम जेनरिक नेम लिख लें कि कौन सी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है या कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है या कौन सी कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो हम कंफर्म करें कि स्टैंडर्डाइज ड्रग्स बनाती हैं। अब अगर हम किसी ड्रग का जेनरिक नाम लिखते हैं, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम जो कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई में पैरास्टामोल है, अब अगर हम जस्ट पैरास्टामोल लिखें या उसका एसिटोमाइनोफेन ड्रग लिखें तो आपको पता है कि 780 या 90 कंपनियां हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही है। अब इनमें से तकरीबन 56 या 58 वो कंपनीज है जो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड की दवाइयाँ बनाती है, जो एक प्रोटोकॉल के तहत मेडिसिन बनाती है, सही तजुर्बे की बुनियाद पर, या उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या वो जो एक लेवल है उस पर पूरा उतरती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के। अब हम अगर ऐसा कोई नाम लिखे तो आप बताएं कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी जो फेक कंपनियां हैं, जो बहुत सी नेट की कंपनियां हैं, हम अगर पेशेंट को लिख के दे दें तो बाहर से आपको पता है कि वो वहाँ से कौन सी कंपनी की मेडिसिन लेके जाएंगे हमें नहीं पता होगा।
तो अब हम कैसे इंश्योर करें क्वालिटी को कि आप बाहर से जो दवाई लेके जा रहे हैं वो किसी अच्छी कंपनी की है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ये मेरे ख्याल एक सरासर मजाक है। डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि कौन सी मल्टीनेशनल, कौन सी अच्छी कंपनी है जिसकी आप मेडिसिन लिखेंगे तो इफेक्टिव होगी। ठीक, बजाय आप जेनेरिक नाम लिखने लगें तो बाहर से तो कंपनियों की मनमानी होगी। जो 2 नंबर कंपनियां हैं वो अपनी ड्रग्स वहाँ पे लोगों को देंगे, मेडिकल स्टोर से आप अपनी मर्जी की दवाइयाँ लोग लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनएथिकल सा एक डिसीजन है। इसका ज़्यादा फायदा किसको है? देखें, इसका मेडिकल फायदा स्टोर्स होगा, को है, फार्मेसी कंपनी इसका मेरे ख्याल से फार्मेसी कंपनी जो 2 नंबर कंपनियां हैं मार्केट में, जो महज इस वजह से लॉन्च हो गई हैं कि वो पैसे कमाएं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी दवाइयाँ लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन इफेक्टिव होती है। ठीक। अब आप अगर बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एक अच्छी कंपनी की दवाई फ़र्ज़ करें 100 रुपये में मिलती है, तो आपको 20 रुपये में ऑफ़र करते हैं। तो लोग, आप मुझे बताएं, आप हम अगर जेनरिक नाम लिख के दे रहे हैं तो बाहर से लोग 20 रुपये की कंपनी की दवाई लेके जाएंगे, सर कुछ या बाहर स्टोर से, या उनकी एक मोनोपोली है। तो ये तो मेरे ख्याल से एक हेल्थ के साथ एक मजाक होगा, लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ मजाक होगा, और इसका अल्टीमेट ये होगा कि लोग मरना शुरू होंगे, इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक इमेच्योर सा डिसीजन था जिसको हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी ने, हमारे प्रोफेशनल्स ने, हमारे कंसल्टेंट्स ने एट वंस सबने रिजेक्ट कर दिया इसको। अच्छा। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान सतह पे बात करें तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में इस हवाले से कोई कानून साजी, कानून या इस पे कोई अमल दरामद के हवाले से कोई इकदाम भी होते हैं? यहाँ पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन एक शिकायत हमेशा से आती है कि डॉक्टर अगर किसी ब्रांड का नाम लिख भी दे तो अक्सर वो फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स में जाके वो तब्दील भी हो जाती है। तो यही शिकायत तो आपको फिर वहीं वहाँ पे भी होगी। जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ा इशू है। अब देखें, हम तो बाकायदा तौर पे किसी कंपनी के जो लेबल नाम होता है, ट्रेड नेम से लिख लेते हैं, जो अच्छी कंपनी से ब्रांड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फार्मेसीज में लोग या जो बाहर मेडिकल स्टोर में होते हैं वो चेंज कर लेते हैं। चेंज करके वो कोई ऐसी कंपनी की दे देते हैं जो मरीज़ लेके जाते हैं, क्योंकि मरीज़ तो हमारे पास दोबारा से आता नहीं है। बहुत अक्सर जब हमारे पास पेशेंट सेकंड विजिट पे आ जाते हैं, फॉलोअप पे, तो वो फिर हमें वो दवाइयाँ दिखाते हैं, फिर जाके हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कोई और दवाई लिखी थी, इन्होंने कुछ और दवाई दी। तो ये हमारा तो एक सोशल इशू है मेरे ख्याल से ना, कि लोग बाहर बैठे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अगर ये आप इसको लेजिस्लेशन करके कानून ही बना दें कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक ही लिखे, तो फिर आपको पता है ना, ये तो 100% ये काम हो जाएगा। अब हालांकि हम एक ट्रेड नेम लिखते हैं, उसके बावजूद अगर ये लोग चेंज करते हैं, तो आप बताएं, हम अगर जेनेरिक नेम लिखना शुरू कर दे फिर तो 100% में ये 2 नंबर दवाइयाँ मार्केट में मिलेंगी, लोगों की मनमानी होगी। बाकी देखें, रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे हमारे गिलगित में जो एक है वो अपनी तरफ से तो कर रही है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस का वो निज़ाम नहीं है कि आप जाके देखें कि कौन से स्टोर में कौन सी दवाई बिक रही है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट दवाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी ओपन लेबल जो हम कहते हैं मिलती है, नेट की दवाइयाँ हैं, वो हमारे मार्केट में चल रही है। स्पेशली कुछ हमारे फॉर फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पे डॉक्टर्स कम है, वहाँ पे माल प्रैक्टिस होती है, मेडिकल स्टोर्स में डिस्पेंसर्स या कंपाउंडर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो वहाँ पे सारी वो 2 नंबर दवाइयाँ नेट की चलती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो उनकी हालत ख़राब होती है, इफेक्टिव नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा सीवियर केसेस में आपके पास आ जाते हैं। और जीपी के हवाले से, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान जीपी के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट या इसमें चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, ये चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिस ना हो। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस के जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसके आप फोकल पर्सन भी, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल क्या है? ये कंट्रोल है या फिर इसकी कहीं ना कहीं से केसेस आते रहते हैं? देखें, 2017 से मैं यहाँ पे गिलगित में एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रीजनल हेडक्वार्टर में मैं था, अब मैं नीचे रीजनल उसमें प्रोविंशियल में था, अब मैं रीजनल में हूँ। सही। तो इन 4 सालों में बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मेरा अपना एक ख्याल है कि यहाँ पे बेतहाशा केसेस हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। सही। मतलब आज से 10 साल पहले हो सकता है इतने केसेस ना हो या उनको डिटेक्ट ना हो। अब तो आप यकीन करें कि ये बहुत पेंडेमिक की सूरत में पूरे मुल्क में है, और हमारे जीबी में इन 4-5 सालों में बेताशा केसेस हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस बी स्पेशली हमारे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट है, स्पेशली हमारे जो दियामर के जो अपर हिली एरिया है वहाँ पे। गिलगित शहर के अंदर हेपेटाइटिस सी बी बहुत बेताशा है। गिलगित शहर में किन अतराफ में ज़्यादा है? गिलगित सिटी के अंदर बहुत केसेस हैं, हमारे गेजर से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे अपने गाँव में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, एक आध ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको इसकी वजह से खुदा न खास्ता डेथ भी हो गई है। सही। तो मतलब कहने का ये है कि ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बेताशा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग नहीं होती थी, डिटेक्शन नहीं होती, तो हमें आइडिया नहीं था। लेकिन अब हम प्रॉपर स्क्रीनिंग या पेशेंट्स की डिटेक्शन के लिए टेस्ट करवाते हैं, तो हमें मालूम लगा है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं।
और ऐसा नहीं कि रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इनकी प्रिवेंशन का ताल्लुक है तो देखें, इससे पहले एक प्रोग्राम ज़रूर था लेकिन इतना फंक्शनल नहीं था। सही। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को पता है पाकिस्तान में बड़ा फंक्शनली काम कर रहा है, स्पेशली पंजाब में। इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस इस पे लग चुके हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग मैस लेवल पे स्क्रीनिंग होती है, पब्लिक में होती है। तो यहाँ अब हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, लेकिन उस लेवल पे काम यहाँ पे अभी नहीं शुरू हुआ। लेकिन इसके ये हेपेटाइटिस के वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर और आवाम को किस किस्म के इक़दाम करने की वजह से इससे बचना पड़ सकता है? देखें, हेपेटाइटिस तो 4-5 किस्म के हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क में सबसे जो कॉमन है या बहुत जिसको आप कह सकते हैं कि डेंजरस वायरसेस हैं, जिनको आप ट्रीट ना करें बर वक्त तो उसकी वजह से जिगर का कैंसर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और शर अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, वो हेपेटाइटिस बी और सी है। सही। हमारे पाकिस्तान में आप को हैरत होगी कि नियरली हमारे इस मुल्क को एक सीरोटिक स्टेट के तौर पे बाहर के कुछ मुल्कों ने डिक्लेयर करने के लिए तैयारी की थी। सीरोटिक का मतलब ये होता है कि जिगर का सुकड़ की कैंसर होना। अच्छा। तो इन्होंने इसको लेबल किया था कि पाकिस्तान जो है इज़ गोइंग टू बी ए सीरोटिक स्टेट इन नियर फ्यूचर। तो ये उनकी प्रेडिक्शन थी। इस हद तक यहाँ पे हेपेटाइटिस फैला हुआ है। तो सेम कंडीशन गिलगित बल्तिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन जो हमारी जो अवेलेबल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप देखें तो इसका तनासुब बहुत ज़्यादा है। सही। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो मेरे ख्याल से अवेयरनेस का ना होना है। देखिए, ये जो वायरसेस हैं ये ब्लड बॉर्न है, ये ब्लड के ज़रिए या सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी स्पेशली और बी भी, और बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं। हमारी हाइजीन है, मतलब इंजेक्शंस के ज़रिए या दांतों के डेंटिस्ट से हम जो दांत निकलवाते हैं उसके ज़रिए, सर्जरीज हम करवाते हैं, या हमारी हाइजीन सही नहीं होती, ब्लड रिलेटेड जो भी टॉवल शेयरिंग से, हाँ, इस तरह की चीज़ों से, या हम बार्बर्स के पास जाते हैं शेव कराने। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जिनको हम अवेयरनेस के ज़रिए प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, गिलगित में आपने कुछ अर्से पहले देखा भी होगा, नोटिफिकेशंस भी आए, लेटर्स भी आए कि गिलगित में जो पानी लोगों को पिलाया जा रहा है वो अनहेल्दी डिक्लेयर किया गया। तो इसके क्या असरात पड़ रहे हैं और घरों की सतह पर आवाम को किस किस्म के इक़दाम करना चाहिए ताकि इन बीमारियों से वो बच सके? देखें, मेरे ख्याल से ना, मुझे बहुत फ्रेंकली अगर आप कहेंगे तो गिलगित में सैनिटेशन या पानी का सिस्टम जो है ना, वो इस वक्त अगर मेरी मर्ज़ी होती है ना, मैं इन जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे ना, उन सब पे मैं बैन करके जेल भिजवा देता जो इसके ज़िम्मेदार हैं। आप यकीन करें कि कहीं पे भी ना पानी जो हम कहते हैं हेल्दी पानी लोगों को पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा। मिसाल देता हूँ, कोनोदास में मैं खुद रहता हूँ, वहाँ पे पानी का इतना एक बुरी हालत है, दरिया का वो गंदा पानी पी लेते हैं, उसमें कोई सैनिटेशन नहीं है। सही। और आप जब गुजरेंगे तो आप देख के आपको हैरत होगी कि आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि गटर की लाइनें, पानी की लाइनें ऐसे जा रही हैं सड़कों में से कि आपको शर्म आती है और आपको हैरत होती है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह हमें बचा रहा है कि पता नहीं ऐसा पानी पी के हम फिर भी ज़िंदा हैं। तो मेरे ख्याल ये हम सब के लिए बायसी शर्म बात है। देखें, हमारा सबसे बेसिक इशू है हेल्थ के लिए हमारी सैनिटेशन। पानी देखें हर घर में हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है आजकल हर दूसरा मरीज़ हमारे पास टाइफाइड का आता है, वाटर बोर्न इन्फेक्शन है, जार्डियासिस है, वो किस वजह से? पानी की वजह से है। सही। तो हम इसको प्रिवेंट करने में बुरी तरह नाकाम है गवर्नमेंट के लेवल पे, और कहीं हमारे पास और कोई सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए हमें साफ़ पानी मिले। या तो हम बोरिंग करके पानी निकाले, वो भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, उसका भी कोई टेस्टिंग हम नहीं करते। टेस्टिंग नहीं है। तो पानी जो हमारे पास है वो बहुत ही हैज़र्डस, बहुत ही नुकसानदेह है। तो मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत है सबसे पहले कि हम इस इशू पे बड़ा फोकस करें। हेल्थ वर्कर्स, हम जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग जो सोशल मीडिया के लोग, इस इशू को जितना भी हाईलाइट करें मेरे ख्याल से कम है। और इसमें घरेलू सतह पर किस किस्म के एहतियाती तदाबीर अपनाएं? देखिए, घरों में तो हम जो पानी बाहर से आता है वो ज़ाहिर है अनहाइजीनिक है। हम डायरेक्ट बेस्ट वे है वो हम बॉयल करें पानी को। जो सबसे रिलायबल मेथड है, रिकमेंडेड जो वर्ल्ड है, वो ये कि आप पानी को 30 से 40 मिनट तक उबालें घरों में वो पानी पे, ताकि आप एटलीस्ट अपने घर के लेवल पे ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो अफोर्डिंग नहीं है, या घरों में पानी उस तरह उनको 30-40 मिनट तक उबाल के पीना, या बहुत सारी चीज़ें उनको पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। आम लोग मेरे ख्याल से आप जो मिनरल वाटर्स या दूसरी डिस्पेंसर से वो इतने रिलायबल नहीं है पानी वाले। ठीक। ओनली बॉइलिंग वाटर है जो आपका रिलायबल सोर्स है, ताकि आप गिलगित जैसे शहर में मेरे ख्याल से ना, जो मैं रिकमेंड करूँगा वही कि आप पानी को उबाल के ज़रूर पिएँ। उसके अलावा मुमकिन नहीं, उसके अलावा कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शान आलम साहब, आप हमारे पास आए और सेहत के हवाले से जो हमारे अमूमी सतह पर जो मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तशुनीद की। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुन लिया और अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।